छात्रों, आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की पहली क्लास में अपने इस सत्र के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जो अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है मापन तथा मात्रक। एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार आपका जो पहला अध्याय एक है छोटा सा भौतिक जगत, वह इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार इस समय पाठ्यक्रम में नहीं है। उसमें हम भौतिक जगत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं पुस्तक से। हम लोग को जो प्रारंभ करना है अपना पाठ्यक्रम वह चैप्टर मापन तथा मात्रक से करना है। आइए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ आप संज्ञान में डाल लीजिए। इसके पहले क्लास 10th में आप विषय विज्ञान पढ़ा करते थे, लेकिन यहाँ पर उस विज्ञान को अलग अलग भागों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि में बांट दिया गया है। तो इनको वर्गीकृत करने का जरूर कोई ना कोई कारण है, और वर्गीकृत किस आधार पर किया जाता है, विज्ञान के किस भाग में हम कौन सी चीज़ पढ़ते हैं, यह हमें यहाँ पर पहले समझना है। अर्थात भौतिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, पहले हम यह देखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको भौतिक विज्ञान की परिभाषा दिखाई दे रही है। भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अर्थात आप जानते हैं कि आपके चारों तरफ बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। उन प्राकृतिक घटनाओं का क्या तथ्य होता है, क्या कारण होता है, उसके पीछे किस वैज्ञानिक कंसेप्ट होता है, यह तथ्य जिस भाग में हम अध्ययन करते हैं वह आपका भौतिकी कहलाता है या भौतिक विज्ञान कहलाता है। हमारे प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का कारण भौतिक विज्ञान बता सकता है। जो आप देख रहे हैं, जो होती हैं, जो पहले हो चुकी हैं या जो भविष्य में होने वाली हैं, हर तरह के प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का तथ्य यह फिजिक्स बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक सामान्य सा उदाहरण लिखा है, सूर्य का नियमित उदय या अस्त होना। यह एक प्राकृतिक घटना है, और इस प्राकृतिक घटना का कारण क्या है, यह भौतिक विज्ञान बताता है। कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो सूर्य की पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। पृथ्वी पर आप कहीं भी किसी जगह हैं तो वह सूर्य आपको सामने दिखाई देगा और फिर घूमकर पीछे हो जाएगा, यानी पृथ्वी के घूमने के कारण उसकी स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष बदल जाएगी। इस कारण से आपको सूर्य का नियमित उदय या अस्त होना दिखाई देता है। इस तरह की तमाम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम आगे भौतिक विज्ञान में करेंगे। अब हमें जो पाठ प्रारंभ करना है, मापन तथा मात्रक। सबसे पहले हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण है कि जैसे ही हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही सबसे पहले हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वह होता है मापन। जैसे हम किसी भी प्राकृतिक घटना का अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक प्राकृतिक घटना समझते हैं कि पेड़ से जब फल गिरता है तो नीचे की तरफ गिरता है। इसका अध्ययन हमें करना है, तो इसके बारे में अध्ययन करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि पेड़ फल से कितनी देरी में नीचे गिरता है, कितने ऊंचाई से गिरता है। अधिक ऊंचाई से गिरने में उसको समय कम लगता है, ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर हमें ऊंचाई नापनी पड़ेगी, समय नापना पड़ेगा।
यानी कि जैसे ही हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू करेंगे वैसे ही हमें सबसे पहले मापन की आवश्यकता पड़ती है। मापन का अर्थ क्या होता है यह समझना है हमें। मापन का अर्थ यह है कि जब भी हम प्राकृतिक घटना पढ़ते हैं तो जिस भी चीज़ को हम एक तुलनात्मक अध्ययन करके अंकों में एक मान देते हैं वह सभी क्या कहलाती हैं, राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक विज्ञान में हम जिनको पढ़ते हैं। अब इन भौतिक राशियों के मापन का अर्थ यह है कि इन भौतिक राशियों को हम किसी एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करते हैं। ये जितने शब्द मैंने बोले, एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक। जैसे हमें किसी मेज की लंबाई को नापना है, मान लीजिए यह एक मेज का ऊपर का टॉप है, इसकी लंबाई को नापना है। तो इसकी लंबाई को यदि नापना है तो हम इसकी लंबाई को किसी एक मानक से इसकी तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक लकड़ी ले लेते हैं, इस लकड़ी की लंबाई ये है, इस लकड़ी को रख कर इस पर इसको मापन करते हैं 1 2 3 इस तरह से। फिर हम ये कहते हैं कि यह इसकी लंबाई इस लकड़ी या इस डंडे के 3 डंडे के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेज की लंबाई की तुलना इस डंडे की लंबाई से की गई और मेज की लंबाई इस डंडे की लंबाई की 3 गुनी है। यह डंडा एक निश्चित डंडा है, यादृच्छिक रूप से चुना गया है, लेकिन सभी इस डंडे को एक ही जैसा चुने ऐसा जरूरी नहीं है। तो यह एक निश्चित यादृच्छिक रूप से चुना गया मानक तो है, लेकिन एक मान्यता प्राप्त एक आधारभूत मानक नहीं है। यहां पर हम जिस मानक को लेते हैं, यह मानक जो होता है, इस मानक के 3 गुना इस मेज की लंबाई है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक यह मानक और दूसरा यह 3 गुना लंबा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक ये मानक आता है, इस मानक को हम मात्रक कहते हैं, और दूसरा इसके 3 गुना है, यह इसका तुलनात्मक मान होता है जिसको हम आंकिक मान कहते हैं। और जब भी किसी राशि का मापन करके हम उसकी माप देते हैं तो उसमें ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, उसका मात्रक भी और उसका आंकिक मान भी। जैसे हमने कहा इस मेज की लंबाई 3 डंडे के बराबर, तो 3 आंकिक मान, डंडा मात्रक। इस तरह से किसी भी भौतिक राशि को आप जब देंगे तो Q बराबर NU, जहाँ N आपका आंकिक मान है और U क्या है, आपकी मात्रक है। तो इसका मतलब मापन का अर्थ यह होता है कि किसी भी राशि का एक निश्चित राशि के साथ एक तुलनात्मक जब मान हम देते हैं तो वह उसका मापन कहलाता है। लेकिन जैसा मैंने यहाँ कहा कि यह जो मानक चुन रहे हैं, यह मानक सबके लिए एक जैसा नहीं है, तो यह मान्यता प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब मान्यता प्राप्त मानकों या मात्रकों को बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, हम कैसे मात्रक बनाएंगे जो सभी के लिए एक समान हो, सभी के लिए मान्य हो जाए। उसके लिए ही आपके विभिन्न राशियों के मात्रक बनाए जाते हैं, और उस मात्रक को बनाने में जो मूलभूत गुण होने चाहिए किसी भी मात्रक को बनने के लिए, जिससे वह सभी लोग प्रयोग कर सकें, वह गुण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आधारभूत मात्रक के गुण क्या क्या होने चाहिए। पहला गुण, यह परिभाषित होना चाहिए, यानी कि इस मात्रक की एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए कि इतने लंबाई को हम 1 मीटर कहेंगे। मान लीजिए मीटर लंबाई का एक मात्रक आप जानते हैं, किस लंबाई को हम 1 मीटर कहेंगे उसकी एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए। दूसरा, सुगमता से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो वो मानक, सुविधाजनक आकार का हो, ना तो बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो। बहुत छोटा हो जाएगा तो थोड़ी भी बड़ी लंबाई होगी तो उसको मापने में असुविधा होगी,
बहुत बड़ा हो जाएगा तो कुछ भी छोटी होगी तो भी मापने में आसानी नहीं होगी। तो वह एक ऐसा सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक ही मात्रक से सारी लंबाइयाँ नाप लें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम भौतिक विज्ञान में जो विस्तार पढ़ते हैं, यदि हम दूरी या लंबाई की ही बात करें तो हम एक परमाणु के अंदर नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी अध्ययन करते हैं और एक यूनिवर्स में दो तारों के बीच की भी दूरी अध्ययन करते हैं। इन दोनों दूरियों के अध्ययन करने के लिए आप एक ही मानक का प्रयोग कर सकें, एक ही मात्रक का प्रयोग करें, यह संभव नहीं है। लेकिन जो हम सामान्य तौर पर करते हैं उसके लिए यह आकार सुविधाजनक होना चाहिए। चौथा है समय व स्थान के सापेक्ष स्थिर रहे, यानी कि स्थान से स्थान पर वो बदलता ना रहे। ऐसा ना हो कि वह मानक यहाँ पर कुछ और हो और अमेरिका में कुछ और हो जाए। तो स्थान के साथ और समय के साथ वो बदलना नहीं चाहिए। आसानी से अनुकरण योग्य हो, आसानी से उसको हम प्राप्त कर सकें, उसको हम प्रयोग कर सकें, उसका अनुप्रयोग कर सकें। यह 5 गुण हैं। इसके अलावा भौतिक कारकों के साथ भी वो नहीं बदलना चाहिए, यानी कि तापमान से साथ नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्मी में वो कुछ और है और जाड़े में कुछ और है। जब तापमान अधिक है तो कुछ और मानक है, तापमान कम है तो कुछ और मानक है। तो वह भौतिक फैक्टरों के साथ भी बदलना नहीं चाहिए। यह गुण जिसमें होते हैं उसको एक आधारभूत मात्र के रूप में रख लिया जाता है और उसी का हम प्रयोग करते हैं, उसको एक मान्यता दे दी जाती है। तो यह बात हुई मापन की तथा मात्रक की। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जब हम राशियों का मापन करते हैं तो राशियों का मापन करने में उनका एक वर्गीकरण किया जाता है, जिसे हम राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण कहते हैं। हम जानते हैं कि मापन के लिए जो भौतिक राशियां होती हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि हमें बहुत सारी भौतिक राशियों का मापन करना पड़ता है। समय, द्रव्यमान, लंबाई, घनत्व, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, ऐसे बहुत सारी राशियां हैं जिन राशियों का मापन हमें करना पड़ेगा। सभी राशियों के लिए हम मात्रक बना पाएँ यह संभव भी नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं होती है। इसी आधार पर राशियों को 2 तरह से बांटा जाता है। पहली, ऐसी राशियां जिन्हें किसी दूसरी राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं। यानी कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको दूसरे के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उन राशियों को हम एक मूल राशि मान लेते हैं और उनके मात्रकों को हम मूल मात्रक मान लेते हैं। और शेष जो बचते हैं वे सभी राशियां जिनको मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं और उनके मात्रक जो होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी कि राशियों में हम 2 तरह की कैटेगरी यहाँ कर लेते हैं। कुछ राशियों को मूल राशियाँ मान लेते हैं और बाकी शेष राशियाँ उन्हीं के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, इसलिए वे राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ हो जाती हैं। केवल मूल राशियों के मूल मात्रक को ही परिभाषित या बनाने की आवश्यकता होती है। शेष जो राशियाँ होती हैं वो उन्हीं के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दूरी का मात्रक मीटर, दूरी मीटर में नापी जाती है, यह एक मूल राशि है, यह एक मूल मात्रक है। लेकिन यदि हमें जैसे समय का मूल मात्रक सेकंड है, समय एक मूल राशि है और सेकंड उसका मूल मात्रक है। लेकिन यदि हमें चाल नापना हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल को दूरी और समय में जब व्यक्त किया जा रहा है तो उसके मात्रक को भी हम मीटर प्रति सेकंड लिख देते हैं। उसके लिए कोई नया मात्रक बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से यह वर्गीकरण किया जाता है। राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियाँ। अब इनके मात्रक क्या होंगे, इसके लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ पुराने समय से चलती आ रही हैं, जिन पद्धतियों को हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और जो पद्धति हम आज मान्यता में है उस पद्धति का भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहले हम पद्धतियों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए 3 तरह की मात्रकों की पद्धतियाँ पहले दी हुई हैं, FPS पद्धति, CGS पद्धति और MKS पद्धति।
पहले भी आप सुना होगे, आप जानते होंगे। पहली है एफपीएस पद्धति, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। ब्रिटिश के समय पर यह प्रयोग की जाती थी, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। और इस पद्धति के अनुसार हमारी जो मूल राशियां होती हैं वे केवल 3 होती हैं, और शेष सभी को इन्होंने अपनी पद्धति के अनुसार व्युत्पन्न राशि मान लिया। और 3 राशियां जो मूल मानी वो हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, और इनके मात्रक इन्होंने बनाए मूल, फुट, पाउंड, सेकंड। और इसी कारण इस पद्धति को एफपीएस पद्धति कहा जाता है। यानी कि 3 मूल राशियां, शेष व्युत्पन्न राशियां, इन 3 मूल राशियों के 3 मूल मात्रक, यह एफपीएस पद्धति के अनुसार मात्रक की पद्धति थी। इसके बाद एक सीजीएस पद्धति, जो फ्रेंच सिस्टम भी कहलाती है। यह सीजीएस पद्धति में भी मूल राशियां 3 ही ली गई, लेकिन मात्रक जो लिए गए मूल, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड लिया गया। उसके बाद एक पद्धति आई एमकेएस पद्धति, जिसको मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें भी मूल राशियां 3 ही ली गई, लंबाई, द्रव्यमान और समय, और इनके मूल मात्रक लिए गए मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इस तरह से यह 3 मात्रकों की पद्धतियां थीं। इस समय जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त पद्धति प्रयोग करते हैं, वह एक तरीके से मीट्रिक सिस्टम, एमकेएस पद्धति का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसी को आगे बढ़ा दिया गया है। इस पद्धति में, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं, एसआई सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यह जो प्रणाली इस समय हम प्रयोग करते हैं वह प्रणाली है, और यह एक तरीके से मीट्रिक सिस्टम का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, और यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट में हम एसआई सिस्टम कहते हैं। यह जो पद्धति है, मतलब एसआई सिस्टम इस तरह से लिखा जाता है इसको। यह जो पद्धति है वह सन 1971 में माप तौल के एक महासम्मेलन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु विकसित की गई। यानी कि उस महासम्मेलन के बाद इसको विकसित किया गया, और तब से यह चलन में है, यह मान्यता में है। और इस पद्धति में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एमकेएस पद्धति का एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो इसमें एमकेएस पद्धति की 3 राशियां तो होती ही हैं। इन 3 के अलावा इसको एक्सटेंड करके यह कहा गया कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक या मूल राशियां होती हैं। यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके मात्रक होते हैं, 7 मूल राशियां, और इसके अलावा 2 पूरक राशियां और उसके मात्रक भी होते हैं। और यह 7 राशियां कौन सी होती हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं, और क्योंकि इनको हम आज प्रयोग करते हैं, इसलिए उन मात्रकों की क्या परिभाषा होती है, यह तीनों चीज़ें हमें जाननी हैं और नोट कर याद भी कर लेनी है। यह 7 राशियां क्या हैं, इनके मात्रक क्या हैं और इनकी सिंबल क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इसके लिए आगे एक सारणी दिखाई जा रही है। इस सारणी में आप देखेंगे कि 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं और उनकी परिभाषाएं क्या हैं। देखिए, ये सारणी है। एसआई मूल राशियां एवं उनके मात्रक। कॉलम बना हुआ है मूल राशि, मात्रक का नाम, मात्रक का प्रतीक, मात्रक की परिभाषा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ये पहली 4 हैं। इसके बाद 3 और हम देखेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए, इनकी जो परिभाषा दी जाती है, क्योंकि वह परिभाषा एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त परिभाषा है, इसलिए फिजिक्स के किसी भी नियमों से यह दी जाती है। वह नियम आज हो सकता है कि आप न जानते हो, न समझते हो, लेकिन क्योंकि यह परिभाषा है, इस परिभाषा को आपको
याद कर लेना है। कंसेप्ट इसका हो सकता है कि आपके आगे अभी आने वाले कोर्स या टॉपिकों से यह परिभाषित किया गया हो तो आपको उतना ग्राही ना हो, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे पहली राशि जो है 7 राशियों में वो है लंबाई, इसका मूल मात्रक मीटर, इसका प्रतीक एम। इसकी परिभाषा लिखिए, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के, यह जो संख्या लिखी हुई है, इतनेवें समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर होती है। अब यह प्रकाश की चाल से परिभाषित किया गया है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह प्रकाश की चाल निर्वात में कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, और निर्वात में जब प्रकाश चलता है तो कुछ दूरी तय करता है। तो यह जो इतने समय अंतराल जो यह लिखा है यहाँ पर, सेकंड के इतनेवें हिस्से में जितनी दूरी प्रकाश तय करेगा वह दूरी 1 मीटर कहलाएगी। यह इसकी परिभाषा रहती है। दूसरा है द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम और प्रतीक इसका केजी। यह परिभाषा जो सबसे पहले दी गई थी वही अभी तक चलती आ रही है। मीटर की परिभाषा में परिवर्तन हुए हैं। यह इस समय जो परिभाषा मान्यता में है वह परिभाषा ऊपर मीटर की दी गई है, लेकिन किलोग्राम की परिभाषा जो प्रारंभ से चलती आ रही है वही है। इसमें है, फ्रांस में पेरिस के पास सेवरियस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि रूप, जो कि प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बना हुआ एक सिलेंडर है, उसका जो द्रव्यमान है वह 1 किलोग्राम के बराबर है। यानी कि एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, एक आदि प्रारूप रखा हुआ है वहाँ पर ब्यूरो में, वह एक सिलेंडर के रूप में है। उस सिलेंडर वो प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ है, उसका जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम है। देखिए, पहले मीटर की परिभाषा भी इसी तरह दी जाती थी कि एक क्षण वहाँ रखी हुई है, उस क्षण की लंबाई है जो वह उसका 1 मीटर लंबाई माना जाता था, लेकिन उसको बाद में इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है कि तापमान के बढ़ने आदि पर उसकी लंबाई में अंतर आ जाता है, इस कारण से वो परिभाषा बदल दी गई। लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वह नियत रहता है, एक तरीके से बदलता नहीं है, इसलिए इसको उसी परिभाषा से अभी भी दिया जाता है। तीसरा है समय, जिसकी परिभाषा है सेकंड। 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण के इतने आवर्त कालों के बराबर होता है। विकिरण जो होता है वो एक तरंग के रूप में होता है एक तरीके से। जब परमाणु के ऊर्जा स्तर परमाणु में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आप भरते हैं तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ भरते हुए जाते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से ऊपर में जाता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो ऊपरी ऊर्जा स्तर से नीचे आता है तो वह उतने एनर्जी के विकिरण उत्सर्जित करता है एक तरीके से। तो वह जो विकिरण निकलते हैं उस विकिरण से ही यह परिभाषा दी गई है, उसके इतने आवर्त कालों के बराबर। यानी कि इतने आवर्त काल, यदि एक तरंग का एक निश्चित आवर्त काल होता है, एक तरंग पूरा होने में जो समय लगे वह आवर्त काल कहलाता है, तो उस इतने आवर्त काल हम लेंगे तो वह 1 सेकंड के बराबर होगा। चौथी राशि है आपकी विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर है, और इसको हम ए से प्रतीक से निरूपित करते हैं। 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रभावित होने पर चालक के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। यह इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि 2 समांतर अनंत लंबाई के तार यदि लिए जाएं, मान लीजिए इस तरह से, तो इनमें जब धारा बहती है, तो किसी भी तार में जब धारा बहती है तो वह एक चुंबकीय बल लगाता है। चूँकि धारा जब बहती है किसी भी चालक में तो वह एक चुंबक की तरह कार्य करता है। इन 2 समांतर तारों के बीच एक बल लगता है
उस बल का मान प्रति एकांक लंबाई यदि 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन हो तो इन तारों में जो धारा बह रही है वह धारा 1 एम्पीयर धारा के बराबर होती है। इस तरह से यह परिभाषित किया जाता है। इसी तरह से इस सारणी में आगे और बाकी 3 मूल राशियों की भी परिभाषा दी हुई है, जो है ऊष्मा, गतिक ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ऊष्मा, गतिक ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और इनकी परिभाषा भी इसके सामने दी हुई है। आपको इन 7 मूल राशियों के नाम, उनके मात्रक, प्रतीक और परिभाषा लिख लेना है नोट्स कॉपी में। यह सारणी के रूप में आप लिखें ऐसा जरूरी नहीं है, आप सबको अलग अलग लिख सकते हैं। अन्य पुस्तकों से भी आप परिभाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा परिभाषा इसमें 2-3 तरीके से भी दी जाती है। कहीं कहीं हो सकता है कि परिभाषा में अंतर हो, जैसे मीटर की परिभाषा एक तरीके से और दी जाती है। आपको यह परिभाषा सीधी सरल भाषा में एक एक यूनिट की लिख लेनी है। और इसके बाद इसमें 2 पूरक राशियों की भी हमने बात की थी। ये तो 7 हो गई। कौन कौन सी हो गई 7? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मा, गतिक ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, और इन 7 मूल मात्रकों की परिभाषा हो गई। इसके बाद इसमें 2 पूरक जो राशियां होती हैं और मात्रक होती हैं वो होते हैं, एक समतल कोण और दूसरा घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इन 2 राशियों को पूरक राशियां कहा जाता है। समतल कोण आप पहले भी जानते होंगे। मान लीजिए यह एक चाप है और यह चाप से इस केंद्र पर एक कोण बन रहा है डी थीटा। तो यह कोण आपका समतल कोण कहलाता है, 2 लाइनों के बीच बनने वाला कोण, और इसका मान होता है डी थीटा बराबर ds/r। आप जानते हैं चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणे केंद्र पर बनने वाला कोण, तो केंद्र पर बनने वाला कोण चाप की लंबाई बटे त्रिज्या हो जाएगा। यदि इस चाप की जगह यदि कोई सतह हो, जैसे यहाँ पर यह सतह है, यह सतह जो कोण बनाता है केंद्र पर, इस कोण को हम घन कोण कहते हैं। यह समतल कोण और यह घन कोण, यह 2 पूरक राशियाँ। यह घन कोण जो यहाँ बन रहा है इस तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यह घन कोण जो होता है, इस घन कोण का मान जो होता है इस समतल का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, यानी कि d बराबर dA/r²। dA जहाँ इस समतल का क्षेत्रफल है और r यह दूरी, तो ये r², और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये 2 तरह के जो कोण होते हैं, इन कोण को पूरक राशियों के रूप में लिया जाता है, और इस तरह से यह पद्धति आपकी SI पद्धति कहलाती है। आपको पहले भी बताया गया था कि नोट्स की कॉपी और न्यूमेरिकल की कॉपी अलग अलग बनाएंगे। नोट्स की कॉपी जो बनाएंगे आप, उसमें इसको जो नोट्स आपके पास है वो लिखा जाएगा, यानी कि पहले आप भौतिक विज्ञान की परिभाषा, फिर मापन की परिभाषा, उसके बाद मात्रक, मूल मात्रक, मूल राशियाँ परिभाषा, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा, विभिन्न पद्धतियाँ, और उसके बाद SI पद्धति, उसके 7 मात्रक तथा उनकी परिभाषाएं आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे और इसको NCERT की किताब से पढ़ेंगे। धन्यवाद।